नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसटेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, इसके अलावा एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्लास आपको मिलनी तो कल थी, कल बना लेनी थी, लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ कि मतलब क्या बताएं कि जैसे ही वीडियो बनाने के लिए बैठी तो एक मेल आता है कि आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये तो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का चैनल है। ठीक है, फिर हम बहुत ही परेशान हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर जैसे तैसे हमने अपील की कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और 8-9 घंटे के बाद रात 12:38 पर मेल आती है कि हमने गलती से आपका चैनल डिलीट कर दिया, आपका चैनल आपको वापस किया जाता है। मैंने देखा तो सुबह रात सारी टेंशन में ही बीती कि अब क्या होगा। मतलब जब हम मेहनत करते हैं वो भी संघर्ष के साथ, तो बहुत दुख होता है। खास करके मेरे बेटे को तो इतना मतलब रोना ही रोना आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे मैंने समझाया, बहुत रोए जा रहा था। जितनी मेहनत मेरी है उतनी ही उसकी है, क्योंकि वीडियो अपलोड वही करता है। तो बस इसी परेशानी में कल वीडियो नहीं बन पाई। आज सुबह उठते पता चला कि चैनल आ गया है, तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, और अनुच्छेद से एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं हम उनको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। कब की गई है? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। भाग कौन सा है? 17। अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये भी पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से तक। 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे असमिया है, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। ठीक है, मैथिली के बाद मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। उसके बाद सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 ही थी। मेन पॉइंट है, याद रखना है। संविधान में फिर 21वां संविधान संशोधन होता है, अधिनियम 1967। तो उस समय कौन सी भाषा जोड़ेगी? सिंधी को जोड़ेगी, और ये हो गई भाषाएं 15। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1992 में होता है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जब इनको तीनों को शामिल कर लिया गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, तो इनकी संख्या 18 हो गई। फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो ये हो गई 22। ठीक है, ये 4 भाषाएं बहुत बार पूछ ली जाती हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी, तो 92 आ जाएगा। कब जोड़ेगी? 2003 में। तो ये यहाँ तक आपने चीज़ें याद रखनी है। अब संविधान में हिंदी भाषा संबंधी क्या क्या उपबंध किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि यानी कि 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 343 आगे इस तरीके से 343(1) ये होना चाहिए, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। ठीक है, तो भाग 17 हो गया। अध्याय पूछ लिया जाए तो अध्याय 1, और धारा पूछ ली जाए तो 343(1). ठीक है,
उसके बाद 344 में क्या है, 344 में के 344 धारा के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो राजभाषा आयोग का गठन किस में आता है, 344 में। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ये अनुच्छेद कहता है 344। आयोग का कुछ कर्तव्य हैं, इतना आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के हिसाब से किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन होगा, ठीक है। और ये इसी अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, कब हुआ, 7 जून भी याद रखना है। 1955 को याद होगा, लेकिन 7 जून भी याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो 345 अनुच्छेद हैं, ये प्रादेशिक भाषाओं के प्रावधान के लिए हैं, ठीक है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या फिर हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। तो ये अधिकार मिला है विधानमंडल को, कौन से अनुच्छेद में, 345 में। उसके बाद अनुच्छेद 346 आता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। तो ये भी मतलब संघ और राज्य या फिर राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी, तो इसका प्रावधान 346 में किया गया है। उसके बाद 347 में, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता दे सकता है। तो मतलब दूसरी भाषा को मान्यता देने वाला प्रावधान किस में है, 347 में है, ठीक है। 348 अनुच्छेद क्या कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, मतलब जब तक के संसद अनुमति नहीं देती। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। तो ये कहता है अनुच्छेद 348। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के किसी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। तो कौन कर सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद है 348। 349 अनुच्छेद कहता है कि प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात हुई है ना, तो उस दौरान कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति, वो भी राष्ट्रपति भी किससे सलाह मशवरा करके राजभाषा आयोग और समिति जो भी भाषा समिति बनाई हुई है, तो इस तरीके से कर सकता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 349। फिर 350 अनुच्छेद आ गया। प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है, देने का हकदार होगा, ये कहता है अनुच्छेद 350, ठीक है। उसके बाद किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध। तो यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात हुई है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, तो वो किस अनुच्छेद में हुई है, 350 में हुई है, ठीक है। उसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई अधिकारी की नियुक्ति करनी है राष्ट्रपति ने, तो अनुच्छेद ये किस में आ जाएगी, 350 में। तो वो अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा उपायों के से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति से संसद में रखवाएगा।
और संबंधित राज्यों की सरकार को भी भिजवाएगा। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो है 350 में, और शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग उनके लिए वो भी 350 आ जाएगा। उसके बाद 351 आता है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ये देश का ही कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भाषा भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों के व्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, और यहाँ आवश्यक जहाँ वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार। तो मतलब क्या है, आपने ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 351 कहता है कि जो संघ का ये कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, और ज़रूरत पड़ने पर अन्य भाषाओं से अगर शब्द ग्रहण करने पड़ जाएं तो वो कर सके, अनुच्छेद 351 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद विधानमंडलों की भाषा के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट लगी मुझे, आपको पढ़नी चाहिए कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। तो संसद की भाषा का उपबंध किस में आता है, भाग 5 आ जाएगा, अनुच्छेद 120 आ जाएगा। उसमें कहा गया है कि संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन की पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकती है। तो सदन में मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, 120। भाग में कौन से में है, भाग 5 में। ठीक है, फिर संविधान का इसी तरीके से भाग 6 आता है, जिसमें अनुच्छेद 210 है, इसी से संबंधित है कि राज्य विधानमंडलों में यही सेम स्थिति राज्य विधानमंडलों में है, तो वहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा 210 और भाग हो जाएगा 6। उसके बाद 1950 के बाद जो हिंदी की प्रगति हुई है उसके बारे में कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 7 जून सन 1955 में बाल गंगाधर विजेखेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया, और इस आयोग में 21 सदस्य थे। क्या याद रखना है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 7 जून 1955 में। कौन अध्यक्ष थे, विजेखेर, बाल गंगाधर, और इसमें सदस्य थे 21। ठीक है, उसके बाद राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। फिर राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। तो संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, 1957 में। अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, फिर संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य थे, 30 थे, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। इसने अपना जो प्रतिवेदन था 1959 में दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी आपने याद रखनी हैं। फिर एक राजभाषा आयोग का गठन 1961 में हुआ है, 61 में, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग भी ये भी बना है 1961 में, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। आगे एक दो चीज़ें और हैं, एक राजभाषा अधिनियम आता है 1963 में। 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है, 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1963 में आता है राजभाषा अधिनियम 1963 में। ठीक है, 1967 वाले को संशोधित किया गया था। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, राजभाषा जो अधिनियम 1963 में आता है उसमें क्या था, 9 धाराएं थी। धारा पूछ ली जा सकती है, कितनी धाराएं थी, 9 धाराएं थी 1963 वाले में। उसके बाद 1976 में आता है, 1976 में आता है राजभाषा नियम 1976 में, एक 63 में एक 76 में। ठीक है, जो 76 में आया था उसमें क्या हुआ था, मेन चीज़ याद रखनी है, उसमें नियम थे 12 नियम थे, 12 नियम थे, और इसमें सभी राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। श्रेणी क, ख और ग। ठीक है, क श्रेणी में वो राज्य आते थे जो हिंदी भाषी राज्य हैं, और इनमें जो भी मतलब पत्र व्यवहार होगा
वो हिंदी भाषा में होगा। अगर हिंदी भाषा में कंपलसरी था, अगर कोई पत्र इंग्लिश में आता, अंग्रेजी में आता तो उसका अनुवाद जरूरी था। तो क श्रेणी में ऐसे राज्य आ गए जिनमें जो पत्र व्यवहार होगा केवल हिंदी में होगा। अगर किसी पत्र को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका अनुवाद साथ में होना चाहिए। और क श्रेणी के जो राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। फिर दूसरी ख श्रेणी आ गई जिसमें ऐसे राज्य थे जिसमें पत्र व्यवहार दो भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। ठीक है। इसमें आ जाते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार केवल हिंदी में होगा, अंग्रेजी हिंदी में होगा, या फिर मतलब कि केवल अंग्रेजी में होगा। ठीक है। तो क में केवल हिंदी, ख में दोनों भाषाएं, और ग ऐसी श्रेणी थी, ऐसी वर्ग था, क्षेत्र था, यहाँ पर क्या केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार होगा, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। ये दोनों नियम याद रखने हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 जिसमें 9 धाराएं थी और 76 में क्या था, 12 नियम थे। तो ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में क्या है अच्छे से ध्यान में रखना है। उम्मीद है क्लास आपको हेल्पफुल लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश मेरी यही रहेगी कि फटाफट से जो जो मेन चीज़ें हैं, जितना मेरे को समय मिलता है, आपको कंप्लीट कराऊं। और NCERT की बात है जिसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो टेंशन ना लो। जो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो फटाफट से एक एक क्लास की NCERT करवाती हूँ नेक्स्ट डेज में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।